क्या आप जानना चाहते हो कि वो ग्रुप कौन सा है? वो यहाँ पर मोनी को देखने लगी थी और सारे रिपोर्टर्स मोनी को टारगेट करने लगते हैं कि तभी राही उठती है और मिचेल से माइक छीन लेती है और सभी को बता देती है कि मैं तामी की बायोलॉजिकल मॉम हूँ, इसीलिए मैंने इस मूवी को प्रोड्यूस करने की ठानी। तभी मैं इस मूवी को बनाना चाहती हूँ। और वो अपने बारे में बताती है कि वो टिकीटाका की CEO है। ये सुनते ही सारे प्रेस वाले तो पागल से हो गए थे। उनको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल चुकी थी और साथ के साथ वो राही को वहाँ पर घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा हुआ था। राही उसे देखकर एक पास्ट का सीन याद करती है कि जहाँ पर कि उसने किताब को धोखा दे दिया था। उसने पहले ही मैथ्यू से मिलकर उसे सारे प्लान के बारे में बता दिया था। मैथ्यू बोलता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? राही उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, तुम नहीं जानते क्या? अब मैथ्यू उठकर राही के पास आने लगा था। राही अपनी आइज क्लोज कर लेती है जैसे कि मैथ्यू से किस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ्यू से कहता है कि तुम किसी और का पागल बनाना, मुझे तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ताक ने तुम्हें कहा है वैसा ही करो और मेरे सामने ओवर स्मार्ट पढ़ने की कोशिश मत करो। राही कहती है कि तुम मुझे अपने प्लान के बारे में बता सकते हो, मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर राही खुद से ही बात कर रही थी कि अब तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो गया ना मैथ्यू। इसका मतलब उसने सिर्फ ये मैथ्यू का ट्रस्ट जीतने के लिए किया था। उस पागल औरत को कौन बताए कि मैथ्यू ही के है, वो तो उल्टा औरत के साथ ही गेम खेल रहा है। मैथ्यू मन ही मन बोलता है कि ये लेडी अच्छी है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। और यहाँ पर राही अनाउंस करती है कि मैं चाहती हूँ कि तामी के केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट किया जाए। चिल्ला चिल्लाकर सुंगचुन ग्रुप के बारे में कह रही थी कि मुझे जवाब चाहिए कि मेरी बेटी को किसने मारा है, सुंगचुन ग्रुप के CEO यानी कि चेयरमैन शिन ने या फिर उनके बेटे ने। मैं जवाब चाहती हूँ। अब यहाँ पर मिचेल, मोनी और जिन्मो का चेहरा देखने वाला था कि राही ने ये सब क्यों किया। वही हम किताब को देखते हैं जो काफ़ी जख्मी था लेकिन अपने आप को वहाँ से छुड़वाने की पूरी कोशिश करता है। वो जैसे तैसे करके अपने आप को नीचे की तरफ गिरा लेता है और उसी एसिड की बोतल को खोलकर अपनी बेड़ियाँ तोड़ रहा था, जिसके कारण उसके हाथ भी चल गए थे, लेकिन उसे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी। फिर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे CCTV कैमरा में ली हुई सो दिख गया था। उसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है लेकिन उसे नहीं बचा सकता था। पहले वो खुद को सेव करना चाहता था लेकिन देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है और ये दरवाज़ा मैथ्यू के अलावा कोई नहीं खोल सकता। अब हम मिचेल को देखते हैं जो मोनी के पास आकर कह रही थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें फिल्म में रख लिया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा से भी खुशी नहीं दिख रही है। मोनी कहती है कि मैं रात भर रिहर्सल कर रही थी, इसलिए मेरे फेस पर डार्क मार्क आ गए हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा जाना चाहिए, मुझे नेक्स्ट शूट के लिए रिहर्सल करना है। मिचेल बाहर नहीं जा रही थी तो मोनी उसे चिल्लाकर कहती है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? और तुम हो कौन? मिचेल बोलती है कि मेरे सामने पहली बात तो चिल्लाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एंड सेकंड चीज़, क्या मैंने अभी तक तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया? अब यहाँ पर मिचेल ने उसे बता दिया था कि मैं हूँ जिया की बड़ी बहन। ये सुनकर मोनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। कैसा नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रही हो। जिया तो अनाथ है और वो ऑर्फनेज में बड़ी हुई है। मिचेल उसे बताती है, क्या तुम भूल गई तुमने बचपन में उसे क्या कहकर टॉर्चर किया था कि वो अपने बाप की मौत की जिम्मेदार है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, उसने हमारे फादर को नहीं मारा था, उन्हें मारने वाली तो मैं थी। सुनकर मोनी और भी डर जाती है। फिर वो मोनी से कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं डराना चाहोगी जैसे तुमने जिया को डराया? और तुम एक बात ध्यान रखना, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मोनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है। इतने में कॉन्फ्रेंस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और रिपोर्टर्स उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगे थे और मोनी से सवाल करने लगते हैं, क्या तुम दामी के असली फ्रेंड हो? क्या तुम जानती हो दामी को मारने वाला कौन है? अब मिचेल यहाँ पर ये कहकर चली जाती है कि मोनी काफ़ी खुश है इस फिल्म में वापस आकर, इसलिए उसे तंग करना बंद कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि उसकी फ़ोटोज़ अच्छी आएँ। उसके जाने के बाद मोनी तो उसे ही देखती रह जाती है। अब हम चेयरमैन शिन को देखते हैं जो राही की वही न्यूज़ देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। जोगुन भी वहीं बैठा हुआ था जो न्यूज़ ख़त्म होने के बाद अजीब सी हरकतें करने लग जाता है और कूदने लगा था। फिर वो कह रहा था शिन से कि तुमने ये सब सही नहीं किया है। शिन बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे कहने पर हर वो चीज़ करी है जो कि सही थी। तुमने मुझे कहा कि रेड कलर का अंडरवेयर पहनना है, मैं वो भी पहन रहा हूँ। बेड को शिफ्ट करवा दिया है, यहाँ तक कि सारी टॉयलेट सीट्स भी चेंज करवा दी है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? जोगुन बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जो लिखा है वही होगा।
और जो गलत है उन्हें कोई नहीं बचा सकता। शिन पूछता है कि गलत है कौन, ये तो बताओ। वो परेशान हो गया था। वहीं जोगुन को देखते हैं जो उसे मुंह छुपाकर हंस रहा था। अब चा को भी जॉब पर वापस रख लिया गया था क्योंकि उसने उस हर्बल मेडिसिन में कुछ भी ऐसी विटामिन नहीं मिलाई थी। और वहाँ पर वही लेडी आती है जो चेयरमैन शिन की देखभाल करती है और चा से कह रही थी कि तुम्हें यहाँ पर रखने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी हो। उनकी वाइफ की मौत के बाद से उनकी पर्सनल सेक्रेटरी मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगी। चा उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे यहाँ पर वापस रख लिया गया है और सारा हक मेरा ही है। तुम यहाँ से जा सकते हो। अब वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है और हम चा को देखते हैं जो वहीं के आसपास वाली चीज़ों से उस कार्ड को ढूंढने की कोशिश करती है जिसकी ज़रूरत मिसेस बोंग को थी वीआईपी रूम में जाने के लिए। अब उसके सामने एक कछुआ पड़ा हुआ था। वो उसे उठाकर शेक करने लगती है। उसमें उसे फील होता है जैसे उसके अंदर कुछ है और उसमें से निकला था वही कार्ड जिसकी उसे ज़रूरत थी। और वो उस कार्ड को देखते हुए कह रही थी कि आदमी तो बिल्कुल बांग की तरह है, बेवकूफ़। फिर वो यहाँ से मैथ्यू को मैसेज कर देती है कि मेरा काम तो हो गया, अब बस फिंगरप्रिंट लेने बाकी है। अब इसके बाद वो हर्बल मेडिसिन को लेकर शिन के पास गई थी और उन्हें मेडिसिन देने के बाद वो उस बाउल में से उसके फिंगरप्रिंट भी चुरा लेती है और साथ के साथ मिसेस बोंग को सेंड कर देती है। अब मिसेस बोंग भी अपने काम में लग गई थी। वो उस वीआईपी रूम में जाने लगती है और कार्ड की हेल्प से एंटर भी हो जाती है। अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर तो सिक्योरिटी लेजर लाइट है। अगर वो जरा सा भी इसमें टच हुई तो हूटर बच जाएगा और वो फंस सकती है। थोड़ी दूर उसे एक फिंगरप्रिंट ऑप्शन दिखता है जहाँ पर शिन की फिंगरप्रिंट लगने थे और जिसके कारण वो लेजर लाइट बंद हो जाती। इसलिए वो कुछ दूर उनसे बचते बचाते उस फिंगरप्रिंट तक पहुँचती है और सारी लेजर लाइट्स को बंद कर देती है। अब उसे राहत की सांस मिली थी कि फाइनली उसका मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। अब हम दोयुक को देखते हैं जिसे कि होश आया था और वो रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। ऐसे ही गिरते पड़ते वो उस घोड़े से टकरा जाता है जिसके कारण वो सीक्रेट डोर का दरवाज़ा खुल गया था। वहीं पर गिताक बैठा हुआ था। दोयुक गिताक को नहीं देख पाता क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ चला गया था। गिताक भी दरवाज़ा खुलते सारी उसके मौके का फ़ायदा उठाकर बाहर आ जाता है। वहीं हम राही को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर कि वो अपील कर रही थी कि जस्टिस फॉर माई डॉटर। सारे रिपोर्टर्स भी राही को सही मान रहे थे और उसी के साथ मिले हुए थे। जिन्मो भी ये सब देख रहा था बिल्कुल चुप होकर। अब राही यहाँ से पुलिस स्टेशन में चली जाती है और हम उसी यूट्यूबर को देखते हैं जो कि अब सारी जगह ये न्यूज़ फैला रहा था कि राही अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। यही नहीं, उसने सुंगचुन कंपनी पर इल्ज़ाम लगा दिया है। अब देखते हैं कि कौन दामी की मौत का जिम्मेवार है, सुंगचन ग्रुप के चेयरमैन शिन या फिर उनके बेटे। वहीं जिन्मो को कॉल आती है गिताक की। गिताक उसे बोल रहा था कि तुम जल्दी से दोयुक को ढूंढ लो। जिन्मो बोलता है कि तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो, और तुम मुझे दोयुक को ढूंढने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम ये काम मैथ्यू से भी तो करवा सकते हो। वो बोलता है कि मैथ्यू को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि दोयुक कहाँ पर है। वो हैरान था कि ऐसा क्यों कह रहा है। वो बोलता है कि नहीं, बस तुम दोयुक को ढूंढो और मुझे उसका जल्दी पता बता दो। जिन्मो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चलो ये कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मिसेस ना और हाना ठीक है या फिर नहीं। गिताक बोलता है कि मुझे क्या पता। अब यहाँ पर जिन्मो चिल्लाकर कहता है कि कल ही तो मेरी तुमसे बात हुई थी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर कॉल कटने ही वाला था और बार बार नेटवर्क लूज आ रहे थे, तो जिन्मो से लास्ट टाइम बोलता है कि मुझे कल्चरल इवेंट पर मिलो। अब गिताक जिन्मो को बता रहा था कि मुझे केक के बारे में पता लग गया है, लेकिन नेटवर्क लूज होने के कारण कॉल यहीं कट जाता है और उनकी बात कंप्लीट ही नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं कि सुंगचुन ग्रुप में मीडिया वाले पहुंचे हुए थे और चेयरमैन शिन को टारगेट कर रहे थे। वो शिन को बार बार कह रहे थे कि इन्हें अरेस्ट कर लो, यही दामी की मौत के जिम्मेवार हैं। शिन यहाँ पर कहते हैं कि जल्दी ही मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा और सच सबके सामने आ ही जाएगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थे। वो यहाँ पर बता रहे थे कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आपके पास स्लश फंड है, यानी कि इलीगल ब्लैक मनी, इसलिए हमें आपकी कैबिन की तलाशी लेनी होगी। और वो कैबिन में जाकर चेयरमैन शिन का सारा सामान उठाकर ले जा लेते हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाते। वहीं जिन्मो सियोल कल्चरल इवेंट पर पहुंच गया था और गिताक का वेट कर रहा था। गिताक भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जिन्मो की नज़र जाती है वहाँ पर मैथ्यू के आदमियों पर, जो गिताक पर अटैक कर देते हैं और जिन्मो को भी पकड़ लिया था और वो गिताक को घसीटते हुए राही के पास ले आए थे। भला राही यहाँ पर कैसे पहुंची? यहाँ पर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब जिन्मो गिताक से बात कर रहा था तो राही ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और जिन्मो का पीछा करते करते वो उस कल्चरल इवेंट तक पहुंच गई और साथ के साथ उसने मैथ्यू को कॉल भी लगा दिया। अब मैथ्यू भी वहाँ पर पहुंच जाता है जो गिताक के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। गिताक से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुमने राही पर विश्वास कर भी कैसे लिया? तुम्हें क्या लगा कि वो तुम्हारी साइड है? वो तुम्हारी साइड कभी थी ही नहीं।
फिर वो यहाँ पर चाकू लेकर किताब के पेट पे घोंप देता है और कहता है कि अगर तुम चेयरमैन बांग की प्रॉपर्टी के बारे में मुझे बता देते तो आज तुम्हें ये कीमत नहीं चुकानी पड़ती। और अब उसने किताब को पानी में गिरवा दिया था। अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम राही और मैथ्यू को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही काफ़ी रोमांटिक मूड में लग रहे थे। राही तो मैथ्यू से कहती है कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। मैथ्यू राही से पूछता है कि तुमने किताब को धोखा देने की सोची भी कैसे, तुम तो उसे प्यार करती थी ना। राही यहाँ पर एक पास का सीन याद करती है कि जब वो किताब से मिलने के लिए गई थी, किताब ने उसे कहा था कि तुम्हें मैथ्यू को फॉलो करना होगा। और जब राही ने उसे पूछा था कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, तो उसने जवाब दिया था कि तुम दामी की बायोलॉजिकल मॉम हो, एटलीस्ट एक काम तो अच्छा करो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब राही यही सोच में प्रेजेंट में देखती है मैथ्यू की तरफ, और यहाँ पर हमें उसकी नीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। यानी कि हम अभी भी नहीं कह सकते कि राही है किसकी साइड, क्योंकि वो है ही इतनी शातिर। अब मैथ्यू से बोलता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगे थे। फिर अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हाना मैथ्यू की तरफ भाग कर आती है। इसका मतलब हाना मैथ्यू के साथ रहने लगी थी, और जिन्मो भी ऊपर से उन्हीं को देख रहा था और इमोशनल भी हो रहा था। मैथ्यू की नज़र भी जिन्मो पर जाती है, और जिन्मो अभी भी उन दोनों को ही देखे जा रहा था। और सीन यहीं कट करते हैं। फिर हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पानी के किनारे पर किताब की बोरी पड़ी हुई थी, और उसके पास एक लंबे बालों वाला आदमी जा रहा था, जो और कोई नहीं ली हुई सो है। और इसी मोमेंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे 13th एपिसोड की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।